सिद्धांत इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल और उसमें चैप्टर वाइज हम चलेंगे। तो पहला चैप्टर सामान्य जानकारी है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यह जो है इसका अध्ययन हम सुचारू रूप से, नियमित रूप से करेंगे और यह चैप्टर वाइज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत का भूगोल, तो सबसे पहले भारत का भूगोल में हम लोग जान लेते हैं कि अभी के समय में आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि भारत को अक्सर लोग क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। भारत को अक्सर लोग क्या कहते हैं? तो इंडिया कहते हैं। तो इंडिया कहते हैं तो भारत, तो भारत को इंडिया, ठीक। तो भारत को अक्सर कहते हुए सुने होंगे कि इंडिया। तो इंडिया जो है, भारत का नामकरण किसने किया था? तो इंडिया जो नामकरण है भारत का किया था किसने? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। कारण क्या था कि यूनानी जब भारत आए थे तो यहाँ पर एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था सिंधु, और सिंधु को इंडस नदी भी कहा जाता है। इसी के नाम पर ये लोग भारत को क्या कहने लगे थे? इंडिया कहने लगे थे। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं, पाकिस्तानी लोग, हर लोग, ज़्यादातर लोग, हिंदुस्तान के लोग क्या कहते हैं? भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। जब पहला बार क्या हुआ था कि अरबी कहें, ईरानी कहें, फारसी कहें, या जब भारत आया था तो यह सिंधु नदी जो है जिसमें सो को यह लोग हो बोला करते थे। सो को क्या बोलते थे? हो बोलते थे, जिसके कारण इसी के नाम पर सिंधु को ये लोग हिंदू कहने लगे, तो इसी के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। और जैन ग्रंथ में भारत का नामकरण जो मिलता है, जम्बू द्वीप मिलता है। जैन ग्रंथ में भारत का नाम क्या मिलता है? जम्बू द्वीप। तो चलिए सभी देख लेते हैं। को इंडिया, भारत को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा था? इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान कहा था सर्वप्रथम किसने? ईरानी ने। ईरानी कह दे, फारसी कह सकते हैं, अरबी कह सकते हैं। और एक तो जानते ही हैं कि भारत, भारत जो नाम है, भारत भरत के नाम पर पड़ा था। इस देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा था। भरत जो थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, भरत के नाम पर पड़ा था। वायु पुराण में इनका कथा का वर्णन है। और हिंदुस्तान तो बता ही दिए कि फारसी और अरबी इतिहासकारों द्वारा कहा गया। और भारत का नाम जो है आर्यावर्त भी है। तो यहाँ पर आर्यों का निवास स्थान था, इस कारण आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। और ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है। तो ब्रह्मावर्त कहने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जम्बू द्वीप का यह दक्षिण भाग होने के कारण भारत का नाम ब्रह्मावर्त पड़ा। तो रही बात इतना नाम, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछने वाला नाम है वो हिंदुस्तान भारत को सबसे पहले किसने कहा था? तो हिंदुस्तान भारत को सबसे पहले किसने कहा था? ईरानी ने कहा था। किसने कहा था? ईरानी ने कहा था। ये शब्द याद रखिएगा। उसके बाद भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? तो भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। किसने कहा था? यूनानियों ने। यूनानियों के द्वारा इंडिया सर्वप्रथम कहा गया। तो याद रखिएगा कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानी ने। ये दो चीज याद रखने वाली चीज है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का नामकरण हम लोग जान चुके हैं, तो भारत का नामकरण जान चुके हैं। तो भारत के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत का विस्तार जान लेते हैं। तो भारत का विस्तार अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले भारत को देख लीजिए। ये जो सागर है, यह सागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पहले भारत की अवस्थिति, स्थिति जो है, विश्व के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो विश्व में देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम विश्व में देख लेते हैं। तो देखिए ये ग्लोब है जो कि ध्रुव पर चिपटा हुआ है। देखिए भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति वास्तव में यहाँ पर है। तो इस लोकेशन को क्या कह सकते हैं कि कहाँ पर स्थिति है? तो देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है, या एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है।
पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और इस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, इसी काल्पनिक रेखा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम मैप बनाते हैं तो मैप में ये जो डायरेक्शन होता है या उत्तर होता है नाक के ऊपर, और ये जो होता है दक्षिण होता है, और ये जो डायरेक्शन होता है दाहिना साइड या पूरब होता है, और यह जो डायरेक्शन है वह पश्चिम होता है। तो अब देखिए इसके अनुसार अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति किस दिशा में है, तो इस दिशा में है उत्तर की ओर। तो भारत की अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत की अवस्थिति पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला जो गोलार्ध हो जाता है या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भारत की स्थिति अगर पूछे तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से वह भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं एक और रेखा। देखिए यह रेखा है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री रेखा को जो अक्षांश रेखा को काट रही है और 2 ध्रुवों को मिला रही है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देखिए यहाँ पर जो है देशांतर रेखा है, ढेर सारा है, 30 डिग्री के अंतराल पर बनाया गया है, खींचा गया है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा की जो संख्या है 360। टोटल देशांतर रेखा कितना है? 360 देशांतर रेखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि किस कहाँ से टाइम का गणना किया जाए। तो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं पर क्या करते थे न्यूटन साहब, क्या करते थे वहां पर रिसर्च करते थे। और उस समय ब्रिटिशों का बोलबाला था। तो हर जगह ब्रिटिशों का साम्राज्य था, ब्रिटिश का साम्राज्य था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से जो रेखा गुजरती है इसी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाए। तो अगर आपसे पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, या कहाँ स्थित है? तो यूके में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूके में। यह जो है वाशिंगटन डीसी में इसको स्वीकार कर लिया गया था। 0 डिग्री देशांतर रेखा को न्यूयॉर्क में यह सम्मेलन हुआ था। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को या पृथ्वी को या जो है या भी 2 बराबर भाग में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो अब दाहिना साइड, अभी हम बताए थे कि जब इधर खींचते हैं तो उत्तर, ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण। और जब ऐसे खींचते हैं तो ये जो साइड हो गया पूरब बताए थे, तो यह जो है कौन साइड हो गया? पूरब। और ये साइड जो हो गया ये कौन सा है? पश्चिम। तो अब देखिए पूरब पश्चिम, तो यह रेखा जो है इस रेखा के अनुसार, और इस रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा। क्या नाम है? देशांतर रेखा। अगर पूछे कि देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत किस दिशा में स्थित है, देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत किस दिशा में स्थित है, तो देखिए भारत इधर है। भारत इधर है जी। भारत जब इधर है तो भारत किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तब यहाँ तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पूछता है कि भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछे देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो वह कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि ये तो हो गया अक्षांशीय दृष्टिकोण से। देशांतरीय दृष्टिकोण से तो भारत वास्तव में जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का संपूर्ण विस्तार वास्तव में तो बता ही दिए, लेकिन भारत का संपूर्ण विस्तार जो है किस गोलार्ध में है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको चलिए, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अब देखिए ये कौन सा दिशा है? उत्तर। ये कौन सा है जी? दक्षिण। ये कौन सा है भाई? पूरब। ये कौन सा है? पूरब है। ये कौन सा दिशा है? पूरब है। और ये जो दिशा है कौन सा है? पश्चिम। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो यहाँ तक में दिक्कत जब नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे, मालूम होगा कि ये उत्तर और ये पूरब, इसके बीच जो दिशा होगा वह कौन सा दिशा होगा?
उत्तर पूर्वी। कौन सा दिशा होगा? उत्तर पूरब होगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर पूछे संपूर्ण दृष्टिकोण से संपूर्ण विस्तार भारत का किस गोलार्ध में है, तो भारत का संपूर्ण विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर वही पूछे कि भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से किस गोलार्ध में विस्तार है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। लेकिन संपूर्ण दृष्टिकोण से पूछे तो भारत का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तक में क्लियर हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत, ये सब तो क्लियर हो गया कि किस गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भारत का अब जो विस्तार है अक्षांशीय दृष्टिकोण से क्या है? अक्षांशीय दृष्टिकोण से क्या है? अक्षांशीय दृष्टिकोण से जब हम पढ़े कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में है भाई, जब हम पढ़े अभी जस्ट कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय दृष्टिकोण से अभी जस्ट पढ़े हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टिकोण से पढ़े कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय दृष्टिकोण से हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तब पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत का विस्तार क्या है, ये देखने वाली बात है। भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भाई सवाल ये रहा कि अभी जस्ट बोलिएगा आप ही कि नीचे वाला को उत्तर दक्षिण कहते हैं, ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि आप भारत का विस्तार जो है कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ही है। तो उसका देखिए, क्लियर कर लीजिए। तो उसका इसका क्या होगा? अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि यह जो रेखा है इसको कौन सा रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। इस रेखा के अनुसार भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसका दक्षिणी भाग है चाहे उत्तरी का भाग है, यह दोनों किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये भी किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसलिए भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो विस्तार होगा वह किस क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तरी अक्षांश ही दोनों साइड क्या होगा? तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए निकाल लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कि ये कौन सा साइड है भाई? पश्चिम। ये क्या है? पूरब। तो लेकिन पूरब पश्चिम बताए थे, लेकिन भारत का हम जो बताए थे, ये जो देखिए ये कौन सा रेखा है भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतरीय विस्तार जो है इसका पूरब में है। देखिए, ये जो नक्शा है पश्चिम में थोड़े घुस जा रहा है, पूरब में ही है। तो भारत का देशांतरीय दृष्टिकोण से क्या लिखेंगे हम लोग? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ तक में क्लियर होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से सवाल पूछता है तो इन्हें की उत्तर दक्षिण मार देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का संपूर्ण विस्तार हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का संपूर्ण विस्तार क्या है? तो भारत का संपूर्ण विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का देखिए, भारत का ये जो है दक्षिणी बिंदु ये है अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण विस्तार भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कह देंगे। तो देखिए, यहाँ तक हम क्लियर कर लीजिए। अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। अगर पूछे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। वही अगर पूछ दे कि भारत का संपूर्ण विस्तार, भारत का संपूर्ण विस्तार क्या है, तो संपूर्ण विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत का जो है ये सबसे, ये देखिए ये सबसे जो है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिंदु है मैक्सिमम छोर, और ये जो है दक्षिणी छोर हो गया, और ये हो गया दक्षिणी छोर, और ये हो गया उत्तरी छोर, ये हो गया पूर्वी छोर, और ये हो गया पश्चिमी छोर। तो पूर्वी छोर में भारत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ जो है लास्ट छोर है, उस छोर को हम लोग जान लेते हैं। तो भारत का जो है दूरस्थ बिंदु, तो देखिए भारत का सबसे दूर का जो बिंदु है, सबसे दूर का बिंदु, ये कौन सा दिशा है? उत्तर। पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं ये कौन सा है? उत्तर। और ये कौन सा है? दक्षिण। और ये कौन सा है? पूरब। और ये कौन सा है? पश्चिम। यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर भारत का अगर दूरस्थ बिंदु पूछे तो भारत का सबसे दूर का बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु पूछे तो भारत का सबसे दक्षिण जो जगह पर बताए थे, संपूर्ण विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बताए थे, जो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम अगर बिंदु पूछे तो वह कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी को पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इसी को पहले पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से। इसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? पार्सन पॉइंट के नाम से। और इसी को पहले ला हिचिंग पॉइंट भी कहा जाता था। ला हिचिंग पॉइंट भी किसे कहा जाता था? इसी को कहा जाता था। तो चलिए दक्षिणतम बिंदु इंदिरा हो गया इंदिरा पॉइंट। और भारत का अगर पूछे कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? लद्दाख में स्थित है, और उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, लद्दाख। और पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो हो जाएगा किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो हो जाएगा गुहार माता, गुजरात। पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहार माता, गुजरात। और ये देखिए भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का, यह सभी जो है मुख्य भूमि से लग रहा है, यह जो है मुख्य भूमि है, यह क्या है? मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी, तमिलनाडु, जिसे हम लोग केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे कि भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमि से कौन सा है, तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि भारत जो है अगर पूछे कि देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन था? 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन था? ग्रेट ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट। जो भूमध्य रेखा या जो रेखा बताए, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इससे इसकी दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर दूरी है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर भारत पूछे भारत का स्थिति भूमध्य रेखा से किस ओर है, तो भारत का इधर कौन सा दिशा है? उत्तर। भारत का स्थिति किस ओर है? उत्तर की ओर। भारत जो है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में भारत अवस्थित है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु हम क्या बताए हैं कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखिए ये हो गया। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये हो गया। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है। तो देखिए ये जो सागर है, इंडियन ओशियन, क्या कहते हैं? हिंद महासागर। भारत का नाम जो है, हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर पड़ा है? तो भारत के नाम पर। ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर का वो भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र जो है, जिसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, यह भारत को क्या कर रही है कि भारत को क्या कर रही है, या अरब सागर को क्या कर रही है? दो भाग में बांट रही है। अरब सागर को क्या कर रही है? दो भाग में बांट रही है। एक साइड देखिए इधर चला गया
और एक साइड इधर चला गया। इधर जो चला गया पूरब और पूर्वी ओर जो चली गई, इसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर। और जो पश्चिम की ओर चल गई है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अरब सागर। किस नाम से जानते हैं? अरब सागर। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक साइड हिंद महासागर को क्या किया, दक्षिणी भाग दो भाग में बांट दिया। एक हो गया पूर्वी भाग जो बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, एक हो गया पश्चिमी भाग जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है, और एक है ये हिंद महासागर। तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए चांद की तरह देखने में लग रहा है, ये भी चांद की तरह लग रहा है। तो पूछ देता है कि तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? तो तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पर मिलता है? तो कन्याकुमारी में। कहाँ पर मिलता है? कन्याकुमारी में। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भारत का हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल थोड़ा जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल जानना जरूरी है। भारत का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य जानकारी। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे 3.28 मिलियन में भी कह सकते हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना क्षेत्रफल है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो भारत का है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पूछे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। और भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल 7वां है विश्व में। तो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा बड़ा कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, ये देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरे स्थान पर कौन है? कनाडा। तीसरे स्थान पर कौन है? चीन। चौथे स्थान पर कौन है? अमेरिका। पांचवा स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से? ब्राजील का। और छठा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। छठा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और सातवां स्थान किसका है? भारत का। और आठवां स्थान है अर्जेंटीना का। दुनिया में सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो रूस, दूसरा स्थान पर कनाडा, तीसरा स्थान पर चीन, चौथा स्थान पर अमेरिका, पांचवा स्थान पर ब्राजील, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दो तीन याद रखिएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरा स्थान पर कनाडा। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए जब हम क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान जान लिए, तब जनसंख्या के अनुसार भी भारत का स्थान पता कर लेते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। लगभग कितना है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो भारत का जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। और जनसंख्या जो है पूरी दुनिया का भारत में कितना निवास करता है? पूरी दुनिया का 17.5% निवास करता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जनसंख्या में भारत का स्थान जब दूसरा है, तो पहला स्थान किसका है? तो ये जान लेते हैं। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान पर भारत है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है, चौथा स्थान किसका है? ब्राजील का, पांचवा स्थान किसका है? पांचवा पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का। तीसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। चौथा स्थान किसका है? इंडोनेशिया का। पांचवा स्थान किसका है? ब्राजील का। और उसके बाद किसका स्थान है? पाकिस्तान का। उसके बाद किसका स्थान है? रूस का। उसके बाद किसका स्थान है? बांग्लादेश का। तो चलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। तो ये चीज याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में कितना स्थान ग्रहण करता है? 2.42%। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितना स्थान
फेंकता है 17.5%, 17.5%। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हम कर लिए हैं। भारत का क्षेत्रफल क्या है, ये सभी चीज क्लियर हो गया। तो भारत का क्षेत्रफल जब हम लोग कर लिए हैं, तब भारत के क्षेत्रफल के बाद जो क्या करना है, तो भारत के क्षेत्रफल के बाद क्षेत्रफल क्लियर हो गया, तब हम देख लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के बाद हम लोग देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा जो एक बीचों बीच गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, लेकिन पूर्ण रूप से वह उत्तर दक्षिण में तो विभाजित नहीं करती है, क्योंकि ये चीज आप देख सकते हैं कि पता चल जाएगा कि भारत का अक्षांश रेखा के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन किए थे, तो पहले अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं, अक्षांश रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के एक रेखा, अक्षांश रेखा जो है एक 23.5 डिग्री की है, यह गुजरती है, जो मध्य भाग से गुजरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो देख लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इसका जानकारी ले लिया जाए। तो पहले हम अक्षांश रेखा आप लोगों को बताए थे, तो इसलिए पहले कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश के बारे में ही हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। जैसे कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। इसको चांद पर अगर ले लें तो 10-10 करके ले लें, तो यहाँ पर से जो भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी है 23.5 डिग्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। या भारत के देखिए इधर से मध्य से गुजर रही है, भारत के देखिए, भारत के मध्य से क्या कर रही है, गुजर रही है। तो भारत के मध्य से यह जो कर्क रेखा गुजर रही है, या पूछ देता है कि किन किन राज्यों से गुजरती है, या किन किन राज्य से गुजर रही है, तो देखिए यह कौन सा है, गुजरात। और ये कौन सा है, राजस्थान। ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। ये राज्य कौन सा है, झारखंड। ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है, मिजोरम। तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये आप लोग मैप से याद रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो ट्रिक जानते ही हैं कि सभी लोग को मालूम होगा, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। अब देखिए मी से क्या हो जाता है, मिजोरम। त्रो से त्रिपुरा हो जाता है। पो से पश्चिम बंगाल। रो से राजस्थान। गो से क्या हो जाएगा, गुजरात। मो से मध्य प्रदेश। छो से छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ से भी हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन अभी का दौर इस तरीके से सिर्फ याद रखने से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ ये पूछ दे कि भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी का समय कंपटीशन का युग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से किस तरीके से गुजरती है। आपको मैप के माध्यम से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट के माध्यम से सफलता नहीं मिलती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और पूर्ण रूपेण करना पड़ेगा अगर आप सफलता चाहते हैं। तो देखिए कि इधर से गुजर रही है, तो पूछ देता है, अभी का समय है पूछने का, कि पूछता है कि कर्क रेखा जो है भारत के, सजाइए कि जिन 8 राज्यों से गुजरती है, उसे पश्चिम से अगर पूरब सजाने के लिए अगर पूछ दे, तो अगर आपको मैप पर याद नहीं रहेगा तो आप नहीं सजा पाइएगा। इसके लिए आपको मैप पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, गुजरात। उसके बाद कौन सा है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो यही पूछ देगा कि भारत का कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, तो भारत के कर्क रेखा जो गुजरती है उसका पश्चिमतम छोर कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। और सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। अगर पूछ दे कि कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा, सबसे लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, देखिए इतना गुजरात है। मध्य प्रदेश, देखिए सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजर रही है, तो मध्य प्रदेश से। सबसे लंबा कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। तब सोचिए कि अगर आप याद रखिएगा सिर्फ मित्र पर गमछा झाड़, तो उससे काम चलेगा जी, नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, मैप पर याद रखना पड़ेगा। आप बताइए कौन कौन सा बुक में कितना बात लिखेगा कोई भी, तब बताइए। गुजरात हो गया। देखने ही हम लग रहा है कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है,
मध्य प्रदेश में, तो आपको मैप के माध्यम से ही याद रखना पड़ेगा। मैप के माध्यम से याद रखिएगा, तब आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा और कर्क रेखा से रिलेटेड पूछे तो कर्क रेखा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, उत्तरी अक्षांश सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि भात उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांशीय दृष्टिकोण से भात उत्तरी गोलार्ध में है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि देशांतरीय दृष्टिकोण से भात किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो पहले अक्षांश पढ़े थे, फिर देशांतर पढ़े थे, तब हम देशांतर भी पढ़ लेते हैं कि भारत के जो है देशांतर रेखा जो गुजरती है, तो उसमें से मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी है। तो देशांतर रेखा जो गुजर रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये एक देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। यह जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया है प्रयागराज। प्रयागराज के कहाँ से? नैनी से। प्रयागराज के नैनी से। तो मिर्जापुर भी लिखा हुआ रहता है, तो मिर्जापुर रहे तो लगा दीजिएगा। तो पूछे कि भारत की जो रेखा है, देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। भारत में मानक समय रेखा किसको माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। मानक समय रेखा जो है, यहाँ पर जो देशांतर रेखा को ही माना गया है। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? ग्रीनविच में। ग्रीनविच यूके में। और भारत में से जो गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको हम लोग इसी को मानक समय रेखा मान लिए हैं। भारत में जो है और भी देशांतर रेखाएं गुजरती है, भारत में और भी देशांतर रेखाएं गुजरती है, लेकिन 20 से जो भारत का देशांतरिया विस्तार हम लोग बताए थे ना, कि बताए थे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तब देखिए देशांतरिया विस्तार ये है कि ये बीचों बीच जो पड़ता है, बीच में कौन पड़ जाता है? 82.5 डिग्री। कौन सा पड़ता है? 82.5 डिग्री पड़ जाता है। इसी कारण बीच के रेखा को ही मान लिया गया मानक समय रेखा, या 7.5 के गुणक में है। कितना है? 7.5 के गुणक में है। तब देखिए कि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इसका कारण क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। या कहाँ स्थित है? लंदन में। और भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। और पश्चिम से पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। तब बताइए कि सूर्य जब पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तब पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूरब न, पृथ्वी जो घूमती है, ये जो क्या है? सूर्य है। पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो सूर्योदय जो है, सूर्य का रोशनी सबसे पहले किस क्षेत्र पर पड़ेगा? पूर्वी क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर? पूर्वी क्षेत्र पर। उसके बाद किस क्षेत्र पर? पश्चिमी क्षेत्र पर। तो सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र पर पड़ता है। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या करते हैं कि देशांतर 1 डिग्री देशांतर बढ़ता है। तो कुल देशांतर रेखा की जो संख्या है, पृथ्वी पर जो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है, कुल कितना है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। और 1 डिग्री देशांतर पूरब में अगर बढ़ते हैं, और क्यों देशांतर बढ़ते हैं? तो 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत कितना आगे है? 82.5 डिग्री ना। 82.5 डिग्री आगे है, तो हो जाता है 5 घंटा 30 मिनट। 5.5 घंटा आगे मान लिया जाता है। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अगर ग्रीनविच में 12 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा? 5:30 हो जाएगा। अगर यहाँ पीएम हो रहा है तो यहाँ एएम हो जाएगा। मतलब 5.5 घंटा आगे होगा। और क्यों होगा? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। तो यही देख लेते हैं कि किस किस राज्यों से यह गुजरती है। तो यह देखिए, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, और यहाँ से गुजर रही है, ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यहाँ से गुजर रही है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से गुजर रही है ओडिशा से, और यहाँ से गुजर रही है आंध्र प्रदेश से। तो कुल कितने राज्यों से गुजर रही है? कुल 5 राज्य से मानक समय रेखा गुजर रही है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये तो हम जान गए, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन
5 राज्यों से सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, तो आपको मैप पर अगर याद रखते हैं, इसमें ये भी पूछ देगा अभी के समय में कि भारत में जो मानक समय रेखा गुजरती है, तो वह उसको जिन 5 राज्यों से गुजरती है, उसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर आपको मैप पर याद रहेगा, तो आप सजा दीजिएगा। सबसे उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। सबसे अंतिम में आंध्र प्रदेश। पूछे कि मानक समय रेखा भारत के सबसे किस उत्तरी राज्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। और भारत के सबसे किस दक्षिणी राज्य से गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश। यहाँ तक में क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। जैसे कि आप लोग विश्व के भूगोल में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग चलाएंगे, फाउंडेशन क्लास चलाएंगे, यूट्यूब पर ही चलेगा, वो भी पूरा फ्री होगा, तो उसमें देख लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगा। तो कर्क रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है। चलिए आपको दिखा ही देते हैं। ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखा। या जो रेखा है, इस अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। और ये एक रेखा कौन सा है? देशांतर रेखा। देखिए एक दूसरे को क्या कर रही है? लंबवत काट रही है। एक दूसरे को क्या कर रही है? लंबवत काट रही है। तो भारत से ये जो कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य याद है मैप पर? देखिए याद कैसे रखिएगा, वही मैप पर ध्यान रखिए। सबसे पश्चिम में क्या था जी? गुजरात। उसके बाद क्या था? राजस्थान। उसके बाद क्या था? मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या था? छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या था? उड़ीसा। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड। फिर क्या था? पश्चिम बंगाल। फिर क्या था? त्रिपुरा। फिर क्या था? मिजोरम। तो यहाँ तक तो हम लोग याद कर लिए हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया कर्क रेखा गुजरती है। तब मानक समय रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 82 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए किन किन राज्यों से गुजर रही है। तो वह जो गुजरती थी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। तो अब देखिए कि छत्तीसगढ़ इसमें भी, तो कहाँ पर काट रही है? ये तो काटती है ना। तो विश्व में काट रही है, पृथ्वी पर, तो यहाँ पर भी काट रही है। तो भारत में पूछ दे कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो वह कौन सा जगह हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा जगह हो जाएगा? छत्तीसगढ़। काम काटती है छत्तीसगढ़ में। ऐसे करके पढ़िए तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक में क्लियर हो गया कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत कर्क रेखा, मकर रेखा की अति मानक समय रेखा की स्थिति क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल तो पढ़ ही लिए हैं। तो अब भारत का थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि अब देखिए भारत का जो है तट रेखा से लगे हुए राज्य जान लेते हैं। तट रेखा जो ये हो गया, ये जो है तटीय रेखा है। ये क्या है? तटीय रेखा है। ये सभी क्या है? तटीय रेखा है। समुद्र से लगा हुआ जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय रेखा। तटीय रेखा से देखिए कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। एक है गुजरात, और ये एक देखिए कौन सा है? महाराष्ट्र। और ये देखिए कौन सा है? गोवा। और ये देखिए कौन सा है? कर्नाटक। और ये देखिए कौन सा है? केरल। ये देखिए कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये देखिए कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये देखिए कौन सा राज्य है? ओडिशा। और ये देखिए कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अब बताइए कि और कोई भी राज्य लगा हुआ है? तो नहीं लगा हुआ जी, आपके सामने निकाले हैं। तो पूछे कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं, तो गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य हो गया टोटल? 9 राज्य। कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। तो देखिए 5 राज्य किस साइड में, इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी तटरेखा से पश्चिम में। 4 राज्य किधर से? तो 4 राज्य पूरब से। 4 राज्य पूरब से। तो ही पूछ रहे पूर्वी तटरेखा का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। पश्चिमी तटरेखा का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो केरल। अगर वही पूछ दे कि पश्चिमी तट का
सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। वही पूछ दे पूर्वी तट का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। तो ऐसे करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुल तटरेखा संख्या के कुल तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप इसमें आपके लिए होमवर्क रहा कि आप इसमें ढूंढिएगा कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगते हैं। इसकी जानकारी आप खुद थोड़ा मोड़ा नहीं कीजिएगा तो फिर सीख नहीं पाइएगा। इसके लिए खुद करना पड़ेगा। तो कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ देते हैं। चलिए एक बता देते हैं। अंडमान निकोबार देखिए, लक्षद्वीप देखिए, ठीक, दादर नागर हवेली देखिए। अब खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सा राज्य जो है तटरेखा से लग रहा है। ये सभी खोज कर रखिएगा कितना टोटल राज्य लगता है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य अगर पूछ दे आपसे कि सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है भाई, देखिए गुजरात। कितना बड़ा देखने में लग रहा है, लग रहा है ना बड़ा, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन घुमायल है, घुमायल है। देखिए घूम एकदम पूरा घुमाया हुआ है। तो सबसे लंबा तटरेखा वाला अगर राज्य पूछ दे तो वह कौन सा हो जाएगा जी, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। और पूछ दे दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो है आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। गुजरात कितना है, 1663 किलोमीटर। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान पर अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तीसरा स्थान पर तमिलनाडु। तीसरा स्थान पर देखिए तमिलनाडु लगा हुआ है ना जी, तमिलनाडु। तीसरा स्थान पर तमिलनाडु। और चौथा स्थान अगर पूछ दे, इतना पूछता नहीं है, 3 को याद रखने के लिए काफी है। अगर चौथा स्थान पूछ दे, देखिए देखने में कौन लग रहा है, महाराष्ट्र। चौथा स्थान पूछ दे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्लियर हो गया। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछ दे तो गुजरात सबसे। उसके बाद दक्षिण भारत का लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और तीसरा नंबर पूछ दे तमिलनाडु। चौथा स्थान पर महाराष्ट्र। इतना तक जाता नहीं है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछ दे तो देखिए इस सब में 5 गो राज्य है। कर्नाटक भी देखिए इतना बड़ा लग रहा है देखने में। केरल भी देखिए इतना बड़ा लग रहा है। समझ सकते हैं ना जी, केरल, कर्नाटक, केरल और कौन होगा। उसके बाद देखिए उड़ीसा इतना बड़ा लग रहा है। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, इतना गो। तब बताइए सबसे छोट के लग रहा है देखने में, गोवे न। तो पूछिए सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। और सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य पूछे तो गोवा। अब पूछ दे कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे दे तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कौन हो जाएगा, अंडमान निकोबार। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ दे तो वह क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। और सबसे लंबी सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछ दे तो वह जो है कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पडुचेरी। क्या हो जाएगा जी, पडुचेरी। तो इसमें से जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है, गुजरात है, ठीक। और सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य अगर पूछे तो गोवा हो जाएगा। अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में पूछे तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे दक्षिण भारत का सर्वाधिक लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में क्लियर हो गया। तो चलिए अब थोड़ा ये चीज जानकारी प्राप्त कर लिया जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो हैं अलग अलग देशों से सीमा साझा करते हैं। तो ये चीज की जानकारी ले लिया जाए। तो देखिए भारत के समीपवर्ती देश, भारत के समीपवर्ती देश जो है उसमें से देख लिया जाए कि कौन कौन सा देश जो है भारत के किन किस राज्यों से सीमा साझा करती है। तो देखिए ये अफगानिस्तान की सीमा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का सीमा जो है 106 किलोमीटर यहाँ पर है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और यह देखिए इतने इधर साझा करता है। यह कौन सा है जी, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। अफगानिस्तान एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, वह कौन सा है, लद्दाख। और मात्र 106 किलोमीटर सबसे छोटा या जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत का। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की पूछे किस देश के साथ लगती है तो वह है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। और देख लीजिए कि बांग्लादेश जो है ये क्या है जी, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है तो देख लीजिए। एक दो हम करा देते हैं, बाकी खुद से कर लीजिएगा, क्या है कि ये रटाने का चीज नहीं है।
खुद से नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। देखिए बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से लगती है? मेघालय से। इधर देखिए त्रिपुरा से, त्रिपुरा देखिए इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तीन ओर से घिरा हुआ राज्य अगर पूछ दे तो क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। उसके बाद देखिए त्रिपुरा से इधर से एक राज्य लगता है, कौन सा है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। इधर से कौन सा राज्य लगता है? मेघालय। कौन सा राज्य लगता है जी? मेघालय। ठीक ना? अगर तीन ओर से घिरा हुआ राज्य पूछ दे तो त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा से बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल सीमा लग रहा है। उसके बाद देखिए किस किस रास्ते, मेघालय से सीमा लग रहा है, असम से सीमा लग रहा है। तो ये सभी मैप पर खुद से देख कर लीजिएगा। एक ही चीज अगर कराया जाएगा मैप पर तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये रटने की चीज नहीं है। तो चलिए नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है तो थोड़ा देख लेते हैं, एक और देश देख लेते हैं, बाकी खुद से कर लीजिएगा। देखिए ये कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है, जिसकी 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो ये जो 1751 किलोमीटर की सीमा लग रही है, देखिए किन किन राज्यों से। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? बिहार। उत्तर प्रदेश। और देखिए इधर से कौन सा राज्य छू रहा है? उत्तराखंड। इधर से देखिए कौन सा राज्य छू रहा है? सिक्किम। कौन सा राज्य छू रहा है? तो सिक्किम। तो ऐसे करके देख लीजिएगा किस किस राज्य से सीमा लगती है, किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है। इधर ऐसे करके आप लोग देखिएगा, तब क्लियर हो पाएगा किन किन राज्यों को यह स्पर्श करती है। देखिए नेपाल की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल से स्पर्श कर रही है। तो अगर इसमें आपसे अगर पूछता है कि नेपाल की सीमा किन किन राज्यों को टच करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा संभावना रहेगी पूछने का पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का अगर पूछ दे कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है तो बना दीजिएगा, त्रिपुरा तो मार ही दीजिएगा, मेघालय तो मार ही दीजिएगा। तो इसमें जो पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश की जी सीमा जो है किसके किसके साथ साझा करती है, तो देखिए इधर से मिजोरम से भी यह साझा करती है। मिजोरम से देखिए, मणिपुर से नहीं करती है, तो अक्सर पूछ देता है किससे नहीं करता है, मणिपुर से नहीं करता है। इधर देखिए नागालैंड से नहीं करता है, तो नागालैंड पूछ देता है। इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। इन तीन राज्यों से सीमा साझा नहीं करता। और उसके बाद देखिए सिक्किम, सिक्किम कहाँ है जी? यहाँ ना। इन चार राज्यों से जो है सीमा साझा नहीं करती है। बांग्लादेश की सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर से साझा नहीं करती है। बाकी देखिए मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से यह सीमा साझा करती है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए देखने में इधर है, कहाँ है पश्चिम बांग्लादेश जी? बांग्लादेश यहाँ है। देखिए पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, मेघालय करता है, असम करता है। असम तो इतने में करता है। तो पूछ दे अगर कि बांग्लादेश की सीमा जो है सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार आप भूटान से कर लीजिएगा कि भूटान का सीमा जो है साझा कौन कौन सा राज्य करता है। देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये कौन सा राज्य है जी? पश्चिम बंगाल से भी करती है, आसाम से करती है। तो ऐसे कर करके आप सभी राज्यों का खुद से कीजिएगा, तब एकदम क्लियर हो पाएगा। सर्वाधिक लंबी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत से? तो सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है कौन सा देश करता है? तो पश्चिम बंगाल 4096 किलोमीटर करता है, 4096 किलोमीटर। नेपाल 1751, चीन 3488, भूटान 699 किलोमीटर करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। पाकिस्तान का सीमा देखिए किससे साझा हो रहा है? राजस्थान से। ये कौन सा राज्य है? पंजाब से। ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर से, और लद्दाख से, और गुजरात से भी सीमा से। अगर पूछ दे कि पाकिस्तान का सीमा किन किन राज्यों से, तो सबसे ज्यादा संभावना रहेगा पूछने का गुजरात से सीमा साझा करती है। अगर इसी में पूछ दे पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से टच होती है, तो देखिए कहाँ देखने में कौन सा राज्य लग रहा है? राजस्थान। कौन सा लग रहा है? राजस्थान। तो पाकिस्तान का सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से टच करता है? राजस्थान से। चलिए क्लियर हो गया। फिर हम तो देश तो कर ही लिए हैं, जब देश कर लिए तब थोड़ा राज्य कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है अन्य राज्यों से। देखिए उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो देखिए ये कौन सा राज्य हो गया? ये बिहार हो गया। ये कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। ये देखिए इससे भी टच हो रही है। ये कौन सा हो गया जी? झारखंड। ये देखिए कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी हो रही है। देखिए यहाँ पर
टच हो रहा है राजस्थान से, तो राजस्थान हो गया। ये देखिए कौन सा राज्य है जी, हरियाणा, हरियाणा से भी हो रहा है। ये कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी हो रहा है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से भी हो रहा है। तो कुल कितने राज्य से, 8 राज्य से इसकी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा इसका साझा होता है। तो ये लगा कितना हो गया, 9। तो केंद्र शासित प्रदेश समेत पूछे तो 9 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश मिला के अगर पूछे कि सर्वाधिक राज्य सीमा जो है किस राज्य की लगती है, तो उत्तर प्रदेश की 8 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। इसमें से अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती है, इसमें सबसे ज्यादा संभावना ऑप्शन में रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से देखिए लग रही है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से पूछ सकता है, झारखंड दे सकता है, और एक हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों से ज्यादा उम्मीद है कि पूछने का सवाल बनता है। इन 3 राज्यों पर आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैप देखिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, आपको थोड़ा लगन से 6 महीना साल भर मेहनत करना पड़ेगा। एक बार ठीक से अध्ययन कर लीजिएगा तो यह जीवन भर के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये क्लियर हो गया कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ये क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया, तो अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हम लोग देख लेते हैं। ये जो सीमा है या जो है कौन सा कौन क्या चीज है, स्थलीय क्षेत्र या कौन सा है, स्थलीय क्षेत्र। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछ दे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर पूछ दे तटरेखा की लंबाई कितनी है भारत की, देखिए ये हो गया। द्वीप समेत अगर पूछ दे तो ये देखिए एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार, द्वीप समेत अगर पूछ दे तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछे कि सिर्फ तटरेखा की मुख्य भूमि यही है जी, मुख्य भूमि की तटरेखा का लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा जी, 6100 किलोमीटर। इससे रटिएगा नहीं होगा, इसको समझ कर रटिए। ये जो हो गया पूरा तटरेखा, इसका लंबाई अगर द्वीप समेत दे दे तो ये 2 द्वीप है भारत, भारत में कितने स्थित द्वीप है, 2, तो 2 द्वीप समेत दे दे 15,200 किलोमीटर। और सिर्फ सॉरी 7516.5 किलोमीटर। सिर्फ तटरेखा की लंबाई अगर पूछे द्वीप को छोड़कर सिर्फ मुख्य भूमि से लगा हुआ तो 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। और ये पूछ दे कि स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की कुल लंबाई दोनों समेत पूछ दे, कितना हो जाएगा, 22,716.5 किलोमीटर। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ देश हैं भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं, तो उसके बीच जो है कुछ रेखा खींची गई है, तो उस रेखा का नाम क्या है। तो भारत और, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, कौन सा है जी, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 ईस्वी में सर जे रेडक्लिफ ने किया था। और सर जे रेडक्लिफ ने किया था, यह एक किस रेखा का उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा का, क्योंकि यह मानव के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच भी, भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। क्लियर हो गया। एक और 0 डिग्री पूछ दे कि रेखा किसके बीच स्थित है, तो त्रिपुरा, शून्य रेखा किसके बीच स्थित है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। ये चीज क्लियर हो गया। अगर पूछ दे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जी, शिमला में। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, भारत और चीन के बीच भी हो गया। अब भारत जो है श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, भारत श्रीलंका से जो अलग होता है, पाक जल संधि, जलद मरुमद तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। भारत किसके द्वारा अलग होता है, पाक जलद मरुमद और पन्नार की खाड़ी के द्वारा। किससे अलग होता है, श्रीलंका से। ये बात क्लियर हो गया। और ये चीज क्लियर हो गया है। तो भारत और श्रीलंका भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। और भारत चीन के किससे अलग होता है, मैकमोहन रेखा के द्वारा। भारत और बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और पाकिस्तान भी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। एक देखिए डुरंड रेखा पहले था, अभी भी है। डुरंड रेखा जो है पहले भारत और
अफगानिस्तान के बीच था। किसके बीच था? भारत और अफगानिस्तान के बीच था। 1896 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। लेंसडाउन गवर्नर जनरल था उस समय डुरंड के द्वारा। लेकिन वर्तमान में या जो है जिस समय पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे कि डुरंड रेखा किसके बीच स्थित है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह रेखा है। क्लियर हो गया। एक देखिए नदी है काली नदी, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पूछे कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? काली नदी। कौन सी नदी हो जाएगी जी? काली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो ये चीज हो गया। एक और सीमा है एक पहाड़ी जिसे पटकाई बूम पहाड़ी कहते हैं। पटकाई बूम पहाड़ी कहते हैं। यह पटकाई बूम जो पहाड़ी है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच सीमा बनाती है तो भारत और किसके बीच? चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा इन दो देशों के बीच सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच। क्लियर हो गया। शून्य शून्य रेखा किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। क्लियर हो गया। डुरंड रेखा पहले किसके बीच था? भारत और अफगानिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। अभी वर्तमान में किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। एक नदी है जिसका नाम है काली नदी, किसके बीच सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच यह सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक पटकाई बूम पहाड़ी है, पटकाई बूम भारत और म्यांमार के बीच यह सीमा बनाती है। ये भी क्लियर हो गया। और भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका जो अलग होता है, भारत श्रीलंका से जो अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। पाक जल मरुमध्य में ही, पाक जल संधि में ही है धनुषकोडी। धनुषकोडी कहाँ स्थित है? पाक जल संधि में है। यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से। और राम सेतु का जो है अंत कहाँ पर होता है? तेलियामन्नार पर। तेलियामन्नार। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से। और समाप्त कहाँ पर होता है? तेलियामन्नार पर। इसी राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। पूछ देता है कि आदम का पुल किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ दर्रा हम लोग देख लेते हैं कि कुछ दर्रा जो है, दर्रा किसको कहते हैं? तो दो पहाड़ी के बीच का जो स्थान होता है, दो पहाड़ियों के बीच के स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा। ये देखिए ये पहाड़ी है, ये क्या है जी? पहाड़ी। ये क्या है? पहाड़ी। इसके बीच जो रास्ता गुजर रहा है, इस रास्ते को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? दर्रा के नाम से जानते हैं। दर्रा का निर्माण कुछ नदियों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सिंधु नदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। सीप किला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सतलज नदी के द्वारा किया गया है। तो कुछ दर्रा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ दर्रा को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग राज्य भी कर लिए कि कितने राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, कौन कौन सा राज्य जो है किस किस देश से लगता है। तब थोड़ा ये भी जान लिया जाए कि कौन कौन सा राज्य जो है, कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, इसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो देखिए कुल देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो करता है, कुल कितना राज्य करता है? 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये चीज याद रखिएगा। 9 राज्य जो है तटरेखा से जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो तटरेखा से जुड़ा हुआ है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वह राज्य स्थलबद्ध राज्य है। तो हम इसमें से एक दो राज्य का नाम बता देते हैं, बाकी राज्य खुद से ढूंढिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
कुछ अपने जब तक नहीं कीजिएगा तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा आपका। जैसे देखिए मध्य प्रदेश ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ना ही तटरेखा से लगता है। देखो मध्य प्रदेश हो गया, एक और देख लीजिए हरियाणा, हरियाणा हो गया। बाकी दो तीन जो भी हो आप खोजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए, तटरेखा से भी नहीं लगना चाहिए, तो इसे आप खोज सकते हैं। चलिए जूम करते हैं, आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, ठीक, देख लीजिए। बाकी खुद से करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 16 राज्य। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा पीडीएफ बनाया है लुसेंट का पीडीएफ है, फोटो खींच कर लाए हैं, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। कि अगर पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लियर कर चुके हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है अक्षांशीय दृष्टिकोण से। और देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक ना, भारत बता दिए कि किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टिकोण से। लेकिन देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर पूछे तो वह हो जाएगा किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। वही पूछे भारत का संपूर्ण विस्तार क्या है, संपूर्ण विस्तार जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया है, जो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जी? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? सबसे बड़ा देश चीन, दूसरा स्थान भारत, तीसरा स्थान अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, छठा पाकिस्तान, 7वां बांग्लादेश, 8वां रूस। तो याद कर लीजिएगा, इसमें 2 चीन भारत याद रख लीजिएगा, काफी है। अब भारत जो है यहाँ तक में हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भारत का देखिए उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या है? देखने में बड़ा लग रहा है ना, उत्तर से दक्षिण। और ये भी देखिए, तो उत्तर से दक्षिण में जो भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम में अगर पूछ दे तो 2933 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ जो बताए थे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो लगभग कितना का अंतर है? 30 डिग्री का। और इधर क्या बताए थे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ भी कितना है? 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री के अंतर पर कितना दूरी है जी? 3214 किलोमीटर। और 30 डिग्री का अंतर पर कितना है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, 30 डिग्री की अंतर पर है। लेकिन इसका जो अंतर है, ये इसको क्या बताएं जी? उत्तर से दक्षिण जो है, पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण में कौन सी रेखा मिलाती है? अक्षांश रेखा। कौन सी मिलाती है? अक्षांश रेखा। और पूरब से पश्चिम जो मिलाती है कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अलग होती है, इसलिए बराबर होते हुए भी दूरी में अंतर है। पूरब से पश्चिम में विस्तार पूछे तो 2933 किलोमीटर है, अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर है। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, क्लियर कर चुके हैं। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, क्लियर है बाबू। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है जी? 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील जो है समुद्री विस्तार है, 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। यह जो क्षेत्र होता है समुद्री मील, 12 समुद्री मील जो है, इसी को प्रादेशिक सीमा कहते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी देश का संप्रभु होता है, इस कोई भी चीज कुछ भी कर सकता है, उसका पूरा अधिकार होता है। और एक और क्षेत्र होता है समीपवर्ती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जी? समीपवर्ती क्षेत्र, जो कितना किलोमीटर हो? 24 मील तक होता है। कितना मील तक होता है? 24 मील तक। यहाँ पर क्या करता है यह देश जो है? केवल 4 कानून लागू कर सकता है। वह कौन सा है? प्रदूषण, कराधान, सीमा शुल्क
और वो प्रवास वो प्रवास पर लगा सकता है। अगर इसमें कोई क्षेत्र प्रवेश करता है, झंडा उंडा खड़ा करके प्रवेश करेगा, पूछ के करेगा। उसके बाद है 200 मील तक होता है एक आर्थिक क्षेत्र, जहां पर आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई पहले करा चुके हैं। मैप पर याद कर लीजिएगा, याद करने की चीज नहीं है ये, मैप पर बार बार देखिएगा। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसमें जो पूछते हैं कहा बांग्लादेश का सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मिजोरम। इसमें याद रख लीजिएगा इंपोर्टेंट चीन में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें याद रख लीजिएगा गुजरात। और इसमें याद सब रखना है जी, लेकिन ऐसे करा दे रहे हैं पश्चिम बंगाल। ये सब पूछने की संभावना ज्यादा रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज करा दे रहे हैं, पूछने की संभावना जो है उस पर टिक लगा दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी राज्य देश की सीमा से जुड़ते हैं, तो 16 पड़ोसी राज्य क्लियर कर चुके हैं पहले ही। चलिए, अब भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगे संबद्ध देश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। यह 7 देश जो है भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों से लगता है। ये मैप पर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगता है, पश्चिम बंगाल से। नेपाल का सबसे ज्यादा किस राज्य से लगता है, उत्तर प्रदेश से। म्यांमार का किस राज्य से लगता है जी, अरुणाचल प्रदेश का। भूटान का, असम से। पाकिस्तान का, राजस्थान से। चीन का, अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना पड़ेगा। बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के साथ। नेपाल का सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है, उत्तर प्रदेश का साथ। म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश का साथ। भूटान का असम के साथ। पाकिस्तान का राजस्थान के साथ। चीन का अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये सब याद रखिएगा, मैप पर विशेष रूप से देखते रहिए। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा देश, जल और स्थल सीमा दोनों से जो लगा हुआ देश जो है भारत का कौन सा है, तो 3 देश है जो स्थल सीमा और जल सीमा से लगा हुआ है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 गो देश याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट करा चुके हैं। या कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम क्या नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट। पहले इसका क्या नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। या भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, पहले करा चुके हैं कि या भूमध्य रेखा से कितना है, 876 किलोमीटर। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कॉल, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में। पश्चिमी बिंदु कौन सा है जी, गुजरात। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है, गोहार माता गुजरात में। पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। कुछ पॉइंट है वो याद रखना पड़ेगा आपको। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, मुंबई में। कोलाबा पॉइंट अगर पूछ दे कहाँ स्थित है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, मुंबई में। कोलाबा पॉइंट अगर पूछ दे तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में। अगर पूछ दे पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है, काली मेरे पॉइंट कहाँ स्थित है जी, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ कहाँ स्थित है, पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। श्रीलंका के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। और यह तमिल बहुल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तमिल बहुल क्षेत्र। भारत और श्रीलंका के बीच एक दर्रा भी है, जिसका नाम क्या है जी, एलिफेंटा दर्रा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, मुंबई में। पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है जी, तमिलनाडु में। और पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। क्लियर है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और चीन के बीच सीमा सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया, 3 सेक्टर में। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। और धरती पर ध्रुवों को छेड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, इसे तीसरा ध्रुव कहते हैं। काराकोरम रेंज जो है कहाँ स्थित है, भारत और चीन के बीच जल विभाजक का काम करती है। या ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, ट्रांस हिमालय में या स्थित है, ट्रांस हिमालय में या स्थित है काराकोरम रेंज। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, डुरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, डुरंड के द्वारा। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और नेपाल के बीच एक नदी सीमा बनाती है, जिसका नाम है काली नदी। काली नदी किसके बीच सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है, क्लियर कर चुके हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल मरुमध्य में ही राम सेतु स्थित है, क्लियर कर चुके हैं। जिसकी शुरुआत कहां से होती है, धनुष के डी से, और कहां पर समाप्त होती है, तेलिया मन्नार पर। इसे ही आदम का पुल कहते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। सबसे नजदीक देखिएगा पड़ोसी देश भारत का कौन सा है, अगर नदिया में तो श्रीलंका, उसके बाद अगर पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कहाँ स्थित है, कि या जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार से दक्षिण में, ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित है।
इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, या 8 राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर कर चुके हैं मित्र, पर गमछा झाड़ भी कर सकते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। भारत को उपमहाद्वीप का क्यों कहा जाता है, इसको हम विस्तार से, अगर आपको जानना है, फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी फ्री में ही होगा यूट्यूब पर, भूगोल का कराएंगे तो जान लीजिएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश, पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसकी सीमा 8 राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अलग होती है, लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और हिमाचल प्रदेश से। जो जो कर रहे हैं पूरा याद रखिएगा कंठस्थ। देखिए उसके बाद, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, पहले ही बचा चुके हैं 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा, करा चुके हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है खुद से कर लीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। क्लियर कर लीजिएगा, मैप से, ये सभी मैप से ही होगा। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्लियर किए थे, मैप में बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। 3 राज्य लगता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से। यहाँ जो ये दिए हुए है, इसके पूछने का मतलब क्या, ये इसलिए दिया है कि पूछ देता है एग्जाम में कि कितने राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा और सिक्किम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखिएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, बताए हैं, समझाए भी हैं। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है। संकोच नदी किसके बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं से अरुणाचल प्रदेश जो है भारत में, अरुणाचल प्रदेश यांग्याप दर्रे के पास से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और शिवकिला दर्रे के पास सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह दोनों नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से। मानसरोवर झील तिब्बत से। और जो जिला दर्रा है, जो जिला दर्रा का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा। शिवकिला का पहले ही क्लियर कर चुके हैं, चलिए खींचते हैं। जो जिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, शिवकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन की जाने वाली एक सड़क मार्ग बनाएगी। भारत सबसे ऊंचा दर्रा जो है वर्तमान में नीति माना दर्रा है। कौन सा दर्रा है जी? माना दर्रा, देख लीजिएगा एक बार। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भिरिंगु तुंग है। भिरिंगु तुंग किस दर्रे का पुराना नाम है? रोहतांग दर्रा का। दर्रा भी समझा देंगे। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सी दर्रा जोड़ती है? बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर अगर आपको जाना होगा तो किस दर्रा से जाना होगा? बनिहाल दर्रा से। बनिहाल दर्रा में कौन सा सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा किसके बीच स्थित है? भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच। और तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को। सतलज नदी के द्वारा निर्मित किया गया यह दर्रा से यहीं पर भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। जीवित जरपुल पूछे कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। जीवित जरपुल मेघालय में। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इसे जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग इरो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में जीवित जड़ पुल को ही क्या कहा जाता है? जिंग कैंग इरो। रबर ट्री नामक पौधे के द्वारा यह बनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा। मेघालय में जो है 3 इंपोर्टेंट जनजाति है, गारो, खासी, जंतिया।
और या 3 जो है जनजाति है और 3 पहाड़ी का भी नाम है। तो ये पूछ देता है कभी-कभी इसको उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए, और साथ ही साथ ये पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है कहाँ होती है? माउसिनराम मेघालय में, और किस क्षेत्र में, किस पहाड़ी में पड़ता है? खासी में। किसमें? खासी में। की पूर्णिमा आकार के कारण। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कौन सा है? कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में। क्लियर कर चुके हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जाफना तमिल बहुल क्षेत्र है जो श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना एक तमिल बहुल शेष है जो श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट दर्रा है जिसको हम देख लेते हैं कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा, ये सभी जो है अपडेट किया हुआ देख लीजिएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बरालाचा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, बोमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट दर्रा है उसको जस्ट 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिए दर्रा, कुछ दर्रा हम लोग इंपोर्टेंट जो है कर लेते हैं क्लियर कि सीप किल रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटी को। याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति को। कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति को। शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है जी? शिमला को तिब्बत से। शिमला को तिब्बत से। शिमला से अगर तिब्बत आपको जाना होगा किस दर्रा से गुजरना पड़ेगा? शिवकिला दर्रा। दर्रा बता दिए कि 2 पहाड़ी के बीच के जो रास्ता होता है नदी और के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। तो अगर पूछे कि तुजू दर्रा किसके बीच स्थित है, तो भारत से म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है जी? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। बनिहाल दर्रा, अगर जम्मू से श्रीनगर आपको जाना होगा तो बनिहाल दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। इसी में कौन सुरंग है? जवाहर सुरंग, विशेष जानते रहिएगा। श्रीनगर से गिलगित अगर जाना होगा तो किस दर्रा का हम लोग यूज करेंगे? बुर्जिल दर्रा का। किस दर्रा का यूज करेंगे? बुर्जिल दर्रा का। देखिए बाकी लुसेंट से ही हम लोग कराए हैं, हम लोग का खुद भी कंटेंट है उससे भी कराएंगे। पहले आप लोग लुसेंट से कीजिए, देखिए हम लोग बहुत विस्तार से कंटेंट बनाए हुए हैं सब। जैसे देखिए डुंगरी ला दर्रा, माना दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। तो बाकी जो है हम लोग खुद से कराएंगे, हम लोगों का कंटेंट पूरा तैयार है। लेकिन पहले लुसेंट से आप लोगों को करा देते हैं, चैप्टर वाइज करा देते हैं। एक बार लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो किसी भी चीज को पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। और लुसेंट पढ़ने का हम लोग नायाब तरीका आप लोगों को करा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपकी सफलता आपके हाथों में है। हम लोग इतना मेहनत कराएंगे। अगर आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, एक बार में समझ में नहीं आई है 2 बार देखिए। और कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हम लोग सिलेक्टेड आदमी हैं, निश्चित रूप से सही मार्ग दिखाएंगे। हम लोगों को स्पेशल कोचिंग संस्थान नहीं चलाना, हम लोग कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं जो बता दें कि लुसेंट एक अच्छी किताब नहीं है। पटना में जाइएगा पढ़ने, कहीं जाइएगा कहेगा लुसेंट को मत पढ़ो, लुसेंट को मत पढ़ो, लेकिन लुसेंट से ही सभी का नोट्स का आधार तैयार होता है। लुसेंट एनसीईआरटी से ही आधार तैयार होता है। उसके बाद 2 साल खींचते रहेगा, 1 साल खींचते रहेगा, उसके बाद कहेगा लुसेंट जाकर कर लो। अंतिम में लुसेंटे पढ़ना है, इसलिए लुसेंट को ही बेहतर ढंग से क्यों ना पढ़ाया जाए, इसलिए हम लुसेंट को बेहतर ढंग से करा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा हौसला दीजिए, हम लोगों को कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। अगर कुछ कमी है तो बताइएगा, तो कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगला चैप्टर लेकर आएंगे भारत का भूगोल। हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।